आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो कमेंट करके हम तक वो जरूर पहुंचाइए कि क्या है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि इस तरह से ऑड वन आउट का सवाल है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का जब भी सवाल आए ना, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अलग क्या है, ये देखना है क्या ही अलग है, इसको ऑब्जर्व करो। तो आपने सारी फिगर देखी, आपने देखा जी सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, इनमें एक चीज कुछ अलग सी है। वो क्या चीज है, इसको समझिए। तो पहले तो कुछ रिलेशन देखना है कि आपने देखा कि बाहर 5 साइड वाली कोई चीज थी और अंदर 4 साइड वाली बना रखी है। आई बात समझ में? तो क्या बगल में भी ऐसी कुछ हो रहा है? आपने बोला यहां पर 6 साइड वाली एक फिगर है और जबकि उसके अंदर 5 साइड वाली फिगर बनाई है। इसी तरह से बगल में देखोगे तो आपने कहा यहां पर ये नहीं हो रहा, सी वाले में नहीं हो रहा, तो ये अलग हो रहा है, मगर बगल वाले को भी जरूर चेक करना। 4 साइड वाली फिगर थी बाहर और अंदर केवल 3 साइड वाली बनाई है, मतलब बाहर जितनी साइड है उससे कम, एक कम साइड अंदर है। ऐसी कोई फिगर है तो वो सारी की सारी एक जैसी हैं। अलग कौन सी है? सी वाली है, क्योंकि इसमें बाहर 5 थी और अंदर 6 कर दी गई हैं, तो ये अलग हो गया। ऑड वन आउट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपको समझाना चाहूंगा। इसे इस तरह से समझो कि मेरे पास 4 बच्चे हैं और ये 4 बच्चों में हर बच्चे ने, इन 3 बच्चों ने चश्मे पहने हुए हैं, स्पेक्स पहने हुए हैं। पहले ने स्पेक्स पहना है, दूसरे ने स्पेक्स चश्मे पहने हैं, तीसरे ने स्पेक्स पहने हैं। तो ये तीनों तो एक जैसे हो गए। अलग कौन सा हो गया? तो आपने कहा ये वाला बच्चा अलग हो गया। आई बात समझ में? इन 4 बच्चों में से इन 3 बच्चों ने टी शर्ट पहनी है, जबकि इस एक बच्चे ने शर्ट पहनी है। तो तीनों टी शर्ट वाले एक जैसे हो गए और एक बच्चा जिसने क्या नहीं पहना, तो आपने कहा जिसने टी शर्ट नहीं पहनी या शर्ट पहनी है वो अलग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है मेरे प्यारों, अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही व क्लिस्टर क्लियर हो गया, तो आप, ये सवाल है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ठीक है, और कमेंट कैसे करना है? जो भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन था 376, तो इसके आगे लिखना ABCD, जो भी है आंसर। लॉजिक अगर आपको पता है और जब आप एक बार लिख देते हो ना, तो आप पढ़ोगे कि अलग अलग बच्चों के अलग अलग लॉजिक हैं। और फिर एक लास्ट में मैं अपना कमेंट पिन कर दूंगा कि भैया इनका आंसर क्या है, मगर आज नहीं करूंगा। आज कर दूंगा तो आप सीधे वहीं से देख लोगे। ठीक है, कल करूंगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कोशिशें ये करनी है कि आंसर्स पहले ही ना देख लिए जाएं, पहले लॉजिक सोचा जाए, उसके बाद उसका आंसर देखा जाए। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो रीजनिंग आपको आपका एग्जाम निकलवा करके देगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिन्ह दिए हुए हैं और संख्याओं की कौन से की अदला बदली की जाए कि समीकरण को सही कर दे। मतलब ये दिए हुए हैं, ऑप्शंस से जाना है। आपने कहा गुणा और प्लस को अगर मैं चेंज कर दूं, इसको चेंज कर दूं, गुणा और प्लस को मैं चेंज कर रहा हूं, तो आपने बोला कर दो। देखो यहाँ पे पहले में गुणा और प्लस लिखा हुआ है, तो गुणा और प्लस को चेंज कर दूं तो क्या ही होगा? ये बहुत बड़ा ही नंबर रहेगा। गुणा इधर आ जाएगा तो 12 छके 72, इतना बड़ा नंबर बनेगा, मगर 48 नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा करता हूं, मेरे को ना इस मल्टीप्लाई से दिक्कत है, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा हो रहा है। कहीं है तो मेरे को ये दिख रहा है मल्टीप्लाई और माइनस। मल्टीप्लाई की जगह माइनस लगाया, माइनस की जगह मल्टीप्लाई लगाया, 3 की जगह 6 लगाया, तो 3 की जगह 6 लगाया और 6 की जगह 3 लगाया। आगे बात समझ में? किस ऑप्शन को देख रहा हूँ? चौथे ऑप्शन को देख रहा हूँ। कई बच्चे कहेंगे आपने किया हुआ है, आपको पता है किया हुआ है, मगर समझना इस तरह से आपने इसे देखना है। ठीक है ना? और आपने जब इसे देखा तो -18 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 आ गया,
+24 आ गया, -12 आ गया। अब आपने देखा पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें बॉड मास लगता है, BODMAS। बॉड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, का वाली गुणा को सॉल्व करो, फिर डिवीजन, डिवाइड को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, फिर प्लस को सॉल्व करो, फिर माइनस को सॉल्व करो। इस तरह से अगर आप इसे करते हैं तो भैया आपका आंसर इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। और हमने जब इस सीक्वेंस को फॉलो किया तो यहाँ देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 18 दूनी 36 हो गया। करूं 18 गुणा गए 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 आया, प्लस 24 में से 12 घटा लूं तो 12 आ गया। ये 36 है और ये 12 है, 36 और 12 48 होता है। तो आपने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही, समझ में आ गया क्या करना है। तो पहले आपने इस तरह से सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलना है। गॉट इट? क्लियर हुई बातें? आपने कहा बिल्कुल ठीक है, सही समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो कि आपने करना है और कमेंट करके बताना है कि आपका क्या आंसर है। मतलब अगर मैं मान लो 20 क्वेश्चन कर रहा हूं तो 20 क्वेश्चन और आपके लिए दूंगा। मेरी प्रैक्टिस का यही तरीका है कि 20 सवाल मैं करूं और 20 सवाल आप करो। तो जितना मुझे आता है, जो कॉन्सेप्ट मुझे आता है, उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और जब आपकी उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी जो मुझे दिख रहा है, तो भैया आपको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इसका आंसर भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना? तो 361 कर दिया है क्वेश्चन नंबर। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि गड़बड़ हुई है तो वो भी हम तक पहुंचाइए। नेक्स्ट डे हम उसमें आपका जो भी डाउट है, जो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी आपको लग रही है, उसे क्लियर कर देंगे, टेंशन ना ले। अगला क्वेश्चन देखा भैया, कह रहा है कि कितने आयत हैं। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को अगर ऑब्जर्व करो तो देखो, एक रेक्टेंगल तो ये है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखिए, नोट कीजिए इसे। मैं कई बार ये वाली लाइन कहना भूल जाता हूं कि आप इसे नोट कर लो कि जब आपसे आयत पूछा जाएगा तो आपने आयत तो गिनने हैं, साथ में आपने वर्ग भी गिनने हैं, ठीक है। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर दोनों गिनने हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में कह ही रहा था। क्यों कह रहे हैं भैया वर्ग को भी हम आयत क्यों कह रहे हैं? वर्ग को समझो, वर्ग होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ओ सॉरी, सारी साइड बराबर होती है। और जो रेक्टेंगल होता है उसकी केवल केवल नहीं, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। तो क्या वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं? आपने बोला हाँ बराबर है। तो वर्ग को हम क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल कह सकते हैं। मगर रेक्टेंगल को वर्ग नहीं कह सकते, इस चीज का ध्यान रखना। ज्यादा दिमाग ना लगाएं, बस ये याद रखें कि जब आयत पूछा जाएगा गिनने के लिए तो आपने आयत और वर्ग दोनों गिनने हैं। और जब आपसे वर्ग गिनने के लिए कहा जाएगा, बोले तो स्क्वायर, तो केवल स्क्वायर ही गिनने हैं, तब कुछ और नहीं गिनने। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें अगर आप याद रखोगे तो भाई तुम्हारा कोई क्या ही बिगाड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया, 4 आ गया। इसके बाद अगर मैं ये लाइन हटा लूं तो ये पूरा एक वर्ग रेक्टेंगल है। आपने बोला हाँ, 5 6 7 8, 8 हो गए। आपने बोला हाँ 8 हो गए। और ये पूरा एक 9, तो टोटल कितने रेक्टेंगल हो गए? आप कहेंगे कि 9 रेक्टेंगल हो गए। इस तरह से इस क्वेश्चन को कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आई बात समझ में? क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके लिए है, काउंट करने हैं कि कितने क्या हैं रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल बोले तो आयत कितने हैं ये बताने हैं इस फिगर में। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्पण प्रतिबिंब या इंग्लिश में कहें तो मिरर इमेज पूछा जा रहा है। मिरर इमेज,
हमेशा याद रखना, जैसे कि इस फिगर में मिरर नहीं बनाया हुआ है, तो जब आपको वाइट दिया हुआ है WHITE, तो केवल सीधे लिखा हुआ है, बनाया नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने मिरर हमेशा इधर की तरफ ही बनाना है, मिरर हमेशा इधर की तरफ बनाना है, राइट हैंड पे। और फिर जो चीज पास है उसे पास बनाओ, और जो चीज दूर है उसे दूर बनाओ। इस तरह से अगर आप बना देंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखो, ई का जो खुला हुआ पोर्शन था वो मिरर की तरफ खुला हुआ होना चाहिए। आपने बोला हाँ ठीक है। तो ऐसी केवल और केवल एक ही फिगर है, उसे देखो और टिक करो, ETIHW। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगर ये समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 378 इसे कहा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा, ABCD जरूर कमेंट कीजिए और अपनी तैयारी को देखें कि हाँ आपको सही से हो पा रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो फिर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, पॉज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले पहले वाला क्वेश्चन कर दो ताकि वो कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार भाग संबंधित है संपूर्ण से, भाग संबंधित है संपूर्ण से, उसी प्रकार चाप किससे संबंधित है, भाग। इंग्लिश में पढ़ें तो पार्ट और होल, मतलब कोई चीज उसका कुछ भाग और पूरा, यही कह रहा है। आपने बोला हाँ जी यही कह रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है चाप। अगर आप सर्कल देखें, सर्कल के इतने पोर्शन को कह देते हैं चाप, इंग्लिश में कह देते हैं आर्क। और पूरा जो ये वाला पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कह देते हैं सरकमफेरेंस, बोले तो परिधि कह देते हैं। अब कोई कहे कि यार हमने तो ये गणित का सवाल पूछ लिया इन्होंने रीजनिंग में, तो भैया ये जनरल अवेयरनेस है, 8th 9th क्लास तक की मैथ्स है। मैथ्स भी नहीं है, बहुत ही जनरल सी चीजें हैं, तो पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। इसी तरह से आपने देखना है कि क्या होगा। यहाँ पे मैं नहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया तो भैया तुम कर ही लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीजन को लिख रहे हैं 5। अब आपने देखा रीजन एक बड़ा सा लेटर है, उससे ये 5 लिख दे रहे हैं, तो क्या ही कर रहे होंगे। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं और 6 लेटर को लिख रहे हैं 5। आपने बोला ठीक है जी, सही समझ में आ गया। इसी तरह से आपने बिलीव्ड में गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर थे और कितने लिख दिए, 7 लिख दिया। आपसे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट को किस तरह से कोड किया जाएगा। तो गिने हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर थे। इन 10 लेटर को मैं कितना लिखूंगा, है 10 लेटर, लिखूंगा कितना, आप कहेंगे 9 लिखेंगे, तो 9 आंसर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ रही है सबको बात। आपने कहा बिल्कुल सही से समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आया तो थोड़ा दिमाग लगाइए और इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिए कि क्या होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोडिंग और डिकोडिंग में आप बहुत ही बड़े महारथी हैं, तो भैया ये सवाल करके दिखा दो, तो जाने, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब बार बार मैं एक बात कहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग के जब भी सवाल आए तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। तो M होता है 13 और लिख ले रहे हैं कितना, 26। डबल कर ले रहे हैं, 13 से 26 कैसे बना, डबल करके बना या 13 जोड़ के बना। फिर Z कितना होता है, तो आपने कहा Z होता है 26, और 26 को कितना लिख दिया है, आपने कहा 52 ने लिख दिया है, 52 लिख दिया है। आ गई बात समझ में। इसी तरह से हर को अगर मैं देखूं, 8 5 18, 18 और 8 26 और 5 31, 31 हो रहा है जोड़ करके। तो 31 का डबल किया, 62 आ गया,
शी को अगर हम देखें तो 19 है, 8 है, 5 है, 19 और 5 24 और 8 32। 32 का डबल करोगे मेरे प्यारों तो कह दोगे कि 62 आई मीन 64 आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो एक सवाल आपके लिए, आंसर कीजिए और बताइए कि क्या ही आंसर होगा। बहुत प्यारे सवाल है, बहुत ही प्यारे। ठीक है, इसी तरह के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे और यूके पीएससी पे बेस्ड ये सवाल है। यूके पीएससी ये सवाल पूछ चुका है, उसी तरह के ये सवाल हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये सवाल हैं, तो अलग ही लेवल आपको लगेगा इन सवालों का। अगला क्वेश्चन, पंक्चुएट शब्द के मतलब एक शब्द दिया हुआ है, ये है पंक्चुएट। पहले, पांचवें, सातवें, नौवें वर्णों को केवल एक बार उपयोग करके विभिन्न अनुक्रमों में अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब किस किस को यूज करना है, तो आपने कहा पहले को। पहला कौन सा है? पी है। तो यहां काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला हमें मिल गया। फिर हमें कौन सा चाहिए? पांचवा चाहिए जो कि टी है। फिर सातवां चाहिए, ए है। फिर ई है। ठीक, तो इनको यूज करके टैप, TAPE, केवल और केवल एक ही वर्ड बन पाता है, कोई और वर्ड इन चारों अक्षरों को यूज करके नहीं बन सकता जो कि सार्थक हो। ठीक है, सार्थक टैप, टैप बोले तो नल इंग्लिश में कहते हैं। तो इस तरह का सवाल रीजनिंग में पूछ लेते हैं। अब आप कहते रहो कि हमारे सिलेबस में इंग्लिश तो है नहीं, ऐसा कैसे पूछ लिया? तो ये सब इसके अंदर में आती है। तो ये याद रखना, ये रीजनिंग के अंदर में आती है, जो कि चाहती है कि आपको जर्नल इंग्लिश आए या नहीं आती है, ये आपने देखना है। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर दिस? बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 382 है, आपको आंसर करना है इसका आंसर और कमेंट करके बताइए। ठीक, क्लियर? और कोई बच्चा अगर ऐसा हुआ कि जिसके सारे क्वेश्चन आंसर सही होंगे तो उसको हम पिन कर देंगे, उसी से देखते रहना भैया, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, निम्नलिखित में से उस विषम शब्द को चुनिए जो अन्य शब्दों से भिन्न है। आपने बोला ठीक है जी, दुख, क्रोध, रोना, प्रेम, अलग कौन सा है? सवाल ये पूछा जा रहा है, जनता जानना चाहती है कि इन सब में अलग क्या है और क्यों है। अगर आप समझे, कुछ ना कुछ सोचना है। एक और चीज, गलत हो जाए मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोचें, कुछ ना कुछ सोच करके टिक करें और बाद में उसका रीजन देखें। जब गलत हो जाए या जब सही हो जाए तो रीजन भी देखना है। ठीक? इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दुख है, क्रोध है, रोना है, प्रेम है। अगर आप समझें तो जो दुख है, क्रोध है और प्रेम है, ये सब की सब फीलिंग्स हैं। क्या है? फीलिंग है। दुखी आदमी है, फेस सही होगा मगर दुख अंदर है, दिखा नहीं रहा, बाहर नहीं दिखा रहा, अंदर बहुत दुखी है। दुखी हूं मैं मगर चेहरे में मुस्कान है, दुख अंदर है। आई बात समझ में? फीलिंग्स। क्रोध, गुस्सा आ रहा है मेरे को, ये बच्चे पढ़ के नहीं आ रहे, पढ़ते नहीं है, करते नहीं है, मगर चेहरे में मुस्कान है, ये क्या हो गया? फीलिंग्स हो गई। तीसरा, प्रेम, फीलिंग है, प्यार है मुझे किसी से, कह नहीं रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, दिखा नहीं रहा हूं, एक्सप्रेशंस नहीं दे रहा हूं, फीलिंग है, अंदर है, फीलिंग्स अंदर है। मगर जब मैं रो रहा हूं, अंदर से रो रहा हूं, ऐसे मत कहना यार। रोता हुआ आदमी दिखेगा आपको, रो रहा है, ये क्रिया है। क्रिया, हिंदी में कहें तो क्रिया है, इंग्लिश में कहें तो वर्ब है। बच्चा रो रहा है, दिख रहा है रो रहा है, हंस रहा है, हंसता हुआ भी दिखेगा, दुखी है, अंदर है दुख, प्रेम अंदर है। अब प्रेम प्रूव नहीं कर सकते ना कि वो आदमी प्रेम में है या नहीं है,
है ना, इसीलिए तो डाउटफुल हो जाता है कि प्रेम में है या नहीं है। ठीक है, मगर जो क्रिया है जो दिख रही है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सब क्रियाएं हैं लगभग लगभग। इस तरह से आप कहेंगे कि अलग जो हो जाएगा वो रोना हो जाएगा, क्राइंग हो जाएगा, वीपिंग हो जाएगा, कि चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, ये अलग हो जाएगा। समझ में आई? तो इस तरह से आपने लॉजिक ढूंढना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भैया इन चारों में अलग कौन है, ऑड वन आउट बताना है। फिर से वही है 383 क्वेश्चन, आंसर देखना है और बताना है कि क्या होगा। गॉट इट? आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखा भैया, ब्लड रिलेशन का बहुत ही प्यारा सा सवाल। कह रहा है कि पी क्यू का भाई है। कौन है भाई? पी भाई है। कौन है भाई? तो आपने बोला पी भाई है। इसका भाई है तो आपने बोला क्यू का भाई है। जो बगल वाली जनरेशन का है ना, उसके बगल में बनाओ। आर एस का पिता है। अब आर तो हमें दिख नहीं रहा, तो आगे वाली लाइन पे आए। एस टी का भाई है। अभी हमने जो पी क्यू बनाया उसमें एस और टी भी नहीं आया। फिर अगली लाइन पे गए, टी क्यू की पुत्री है। टी पुत्री है, टी है पुत्री। किसकी पुत्री है? क्यू की पुत्री है। आपने बोला ठीक है। अब दोबारा वापस इस वाली लाइन पे आओ, एस टी का भाई है। यहाँ पे एस बना लो, यहां लिख दो भाई है टी का, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस इस वाली लाइन पे आओ। आ रही है बात समझ में? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अगर एक लाइन मिल रही है फिर उसका कनेक्शन नहीं मिल रहा तो स्किप करते हुए जाओ और फिर वापस आओ और देखो कि हाँ अब कनेक्ट हो रही है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ हो रही है। आर एस का पिता है। कौन है? आर पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं? एस के पिताजी हैं। तो आपने देखा कि क्यू थी, क्यू कोई नहीं था, क्यू का बच्चा था टी और आर का बच्चा है एस, और ये दोनों भाई बहन हैं। इट मींस ये दोनों कौन है? हस्बैंड वाइफ हैं। आगे बात समझ। आपसे पूछा जा रहा है कि एस के चाचा, सॉरी अंकल कौन है? अंकल का मतलब मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, इसलिए कई बार वो चाचा लिख देता है हिंदी में। इंग्लिश में जरूर पढ़ा करो, है ना, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में जरूर पढ़ा करो, क्योंकि वो अंकल को चाचा लिख देता है जबकि वो मामा पूछना चाह रहा होता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है एस के चाचा, आई मीन अंकल कौन है? तो मामा पूछा जा रहा है, आप कहेंगे पी भाई साहब है। क्लियर हो गया? आगे बात समझ। अगर ये सवाल हुआ क्लियर तो भैया एक सवाल आपके लिए 384, कमेंट जरूर करना और अपनी तैयारी को इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करके, अभी ये कॉन्सेप्ट समझा, एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार। अगला 8 का 81 से कुछ रिलेशन है। 8 का 81 से, अब मैं इसे ऐसे लिखूं, 8 का 81 से। 8 को देखोगे तो 2 का क्यूब है, 81 को देखोगे तो 3 की पावर 4 है। आई बात समझ में? इसी तरह से 27 का 256 से कुछ रिलेशन है। 27 और 256, 27 को देखो भैया 3 की घात 3 है। मतलब पहले वाला जो नंबर था ये पक्का पक्का किसी ना किसी का क्या है? आपने बोला क्यूब है ये तो। और दूसरा वाला जो नंबर है वो पक्का पक्का किसी की पावर 4 है, तो ये 4 की पावर 4 है। आई बात समझ में? आपने बोला हाँ दिख रहा है 4 की पावर 4 है। इसी तरह से जब आपको उसने कहा कि 64 के अगला रिलेटेड क्या आएगा, तो आपने 64 लिखा और देखा कि 64 किसका क्यूब है, तो आपने कहा 4 का क्यूब है। मतलब अब जो अगला नंबर आएगा वो 5 की घात 4 आएगा। अगले 4 के अगला नंबर कौन है? 5 की घात 4। 5 की घात 4 होती है 625। है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ है मास्टर। टिक कर लो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा, दिल खुश हो जाएगा करोगे तो। हमें याद करोगे, दुआओं में याद रखोगे, बोलोगे वाह क्या सवाल करवाए थे, दिमाग चलवाया। ठीक है ना? तो दिमाग चलाना जरूरी है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। अब भाई इन सब को यूज करके 45 बनाना है। आपने बोला बना देंगे। और इन सब को यूज करके कितना बनाना है? 34 बनाना है। जो यहां कर रहे हो वही यहां करना।
आपने बोला कर देंगे भाई, और फिर जो इन दोनों में चल रहा है वही आपको यहां करना है। ठीक, तो आपने देखा 45 बना रहे हैं, 4 3 60 और 8 15 होता है। मतलब शुरुआत के जो तीन ये हैं, 4 प्लस 3 प्लस 8, इस वाले में बात कर रहा हूं। शुरुआत के तीनों को जोड़ा और गुणा कर दी लास्ट वाले से, तो इन सबको जोड़ा तो 15 आया, 15 गुणा के 3 किया तो 45 आ गया। आपने बोला वाह, क्या ही किया है आप। अगला आपने इसी तरह से देखा, आपने कहा 6 प्लस 4 प्लस 7, शुरुआत के तीन को जोड़ा और उन्हें 2 से गुणा की, क्योंकि अगला नंबर 2 है। यहां 3 से की क्योंकि अगला नंबर 3 था। आपने बोला हाँ ऐसा ही लग रहा है। 4 और 6 10 और 7 17, 17 दूनी कितना होता है? आपने बोला 34 होता है। ये तो ठीक चल रहा। मतलब इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 8 प्लस 5 प्लस 7, 12 और 8 20, 20 को 3 से गुणा कर देंगे। 20 तिया कितना होता है? आपने कहा 60 होता है। तो 60 टिक करो और आगे बढ़ जाओ, दिक्कतें कुछ भी नहीं होंगी। दिक्कतें क्या? कुछ भी नहीं होंगी। कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि अलग है। लगा क्या अलग? बोलो नहीं 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 लगा, सही लगा, मजा आया। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, ये समझ में आया तो ये है जी, ब्लड रिलेशन का एक सवाल है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा कह रही है। राधा ने कहा, इंपॉर्टेंट क्या है, कह कौन रहा है? तो आपने कहा राधा कह रही है। किसके लिए कह रही है? आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रही है, आदमी की तरफ। तो ये ध्यान रखना, कौन कह रहा है, किसके लिए कह रही है। ठीक? उसके पुत्र, उसके पुत्र बोले तो आदमी का पुत्र। तो आदमी का पुत्र बनाया, आदमी के पुत्र। जो कह रहा है ना वो करते जाओ, कहानी खत्म, कभी टेंशन नहीं होगी। उसके पुत्र की माँ, आदमी के पुत्र की माँ, मतलब आदमी की कौन हो गई वो? आपने बोला वाइफ हो गई। आदमी की जो वाइफ है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? माँ मेरे पुत्र की, मेरे बोले तो महिला के। कौन महिला? राधा के। राधा यहां लिखी मैंने कि पुत्र, पुत्र मैंने नीचे बनाया, नीचे वाली जनरेशन का है। कि बहन ये बनाई, इस बहन की बहन है ये वाइफ। आई बात समझ में? आपने बोला हाँ समझ में आ गई। मतलब राधा की जो एक बेटी है उसकी बहन, मतलब राधा की जो दूसरी बेटी है उसका पति है ये बावड़ी पूंछ आदमी। आई बात समझ? आपने बोला हाँ सर सही समझ में आ गया। आदमी जो है राधा की बेटी का पति है। बेटी के पति को क्या कह देते हैं? तो आपने कहा दामाद जी कह देते हैं। जी लगाओ, आजकल समझ रहे हो, जी लगाना जरूरी है। जी लगाइए। क्लियर हुआ किस तरह से करना है क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत ही प्यारा सवाल, रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है। कह रहा है यदि आप एक कतार में एक सिरे से 25वें पे हैं और दूसरे सिरे से, अब एक कतार है ऐसे, आप हो ये, इस साइड से जब देखते हैं तो आप हैं 25वें नंबर पे, इस साइड से जब देखते हैं तो आप हैं 38वें नंबर पे, है ना? तो आपने क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है कि कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। एक चीज याद रखना कि टोटल जो लोग हैं वो लेफ्ट में कितने लोग हैं, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है, प्लस राइट से कौन सी पोजीशन है, -1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये वाली पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है, एक बार तो लेफ्ट में भी आ रही है, एक बार इधर भी आ रही है ना? या अगर आप कहते हैं यहां तक, यहां से यहां तक 25 लोग हैं और ऐसे में 37 लोग हैं, क्योंकि ये 38वां है। तो 25 प्लस राइट से पोजीशन 38 -1 37। समझ में आई क्यों किया हमने? आपने बोला तो 5 ही आ रहा है, 5 और 7 12 होता है, तो 62 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपने बोला बिल्कुल सर सही आ गया समझ में। अगर समझ में आया तो एक सवाल आपके लिए
कमेंट करना कि क्या आपने आंसर निकाला है, कितना समझ में आपको आया। मतलब आपको सीधे सीधे केवल ये फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल लोग जो किसी पंक्ति में बैठे हैं, लेफ्ट से पोजीशन किसी आदमी की, राइट से पोजीशन किसी आदमी की -1, बस इतना कर लोगे तो सवाल हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझा भी दिया वैसे हमने यहाँ पे, ठीक है। और जैसे जैसे आप बोलेंगे आपको कोई दिक्कतें हो रही हैं, तकलीफें हो रही हैं समझने में, करने में, तो वो बताना कमेंट करके कि भाई सर ये वाली चीज नहीं आई समझ में, इसमें कुछ और बताइए, ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो वैसे बताएंगे, ठीक है। इस सवाल में कह रहा है कि भैया द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब इसे अगर ये लिखा जा रहा है तो यहाँ पे जो ये टाइम है इसे क्या लिखा जाएगा। आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूं। तो अगर डब्लू देखें तो डब्लू होता है 23, ए होता है 1, 20, 3, 8, ये होता है। इनको जोड़ें तो 20, 20, 40, 40 और 10, 50, 51, 52, 55। आई बात समझ में? कैसे जोड़ा? आपने बोला हाँ आ गई। क्लियर हुआ कैसे जोड़ा? आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया कैसे जोड़ा। 55 आया। अब 55 को लिख दे रहे हैं भाई जी, ये कितना 110 इंटू 2 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? इंटू 2। तभी 55 का डबल 110 होता है। ऐसे ही टाइम के साथ क्या कर दें, टाइम के साथ क्या कर दें भैया, तो टाइम के सारे नंबरिंग लिखो, जोड़ो और उनका डबल करो और आंसर कमेंट कीजिए। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया, तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संख्या ये 5, 4, 6, 3, 8 के विषम अंक, जो विषम अंक है, विषम कौन कौन से? ये हैं विषम, जो दो से डिवाइड नहीं होते, दो से डिवाइड नहीं होते, और नंबर है, उन सब में से एक घटाया जा रहा है। तो घटा लेते हैं भैया इसमें से एक, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और प्रत्येक सम में जोड़ दिया जाता है, और प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ दिया जाता है, में एक जोड़ा जाता है। एक जोड़ लेते हैं, मतलब ये 4 है तो इसमें एक जोड़ दिया, 7 कर दिया, 9 कर दिया। जोड़ लेता हूं भैया, 9 और 7 16, 2 18, 18 और 4 22 और 5 27। आ गया आंसर। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल ठीक है, कैसे नहीं आएगा समझ में। अगला सवाल, और आज का लास्ट सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो मैंने इस क्वेश्चन को करने हैं, बहुत ही प्यारी चीज मेरे को इसमें दिख रही है। मैंने इस क्वेश्चन में क्या करना है पहले ये समझना है। इसमें आपने एक पैटर्न देखना है कि आपने देखा कि जब आप ऐसे चले, यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां आए, तो क्या चेंज हो रहा है। तो अगर आप देखोगे कि पहले वाले जो हैं वो एज इट इज हैं, एज इट इज दिख रहे हैं, आपने बोला हाँ दिख रहे हैं। इस वाले में भी देखोगे पहले वाले कैसे हैं, एज इट इज दिख रहे हैं, आपने बोला हाँ दिख रहे हैं। मगर जब आप यहां आए, दूसरे वाले को देखा, तो ये ऐसे रोटेट हो गया 90 डिग्री, फिर ये भी ऐसे रोटेट हो गया 90 डिग्री, ऐसे पोजीशन आ गई। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल सही है, आप पकड़े हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऐसे ही इसको देखा, तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, ये भी ऐसे ही रोटेट हो रहा है, ऐसे फिर से घूमा तो इधर आ गया। अब ये फिर से घूमेगा तो ये ऐसे है और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। फिर इस वाले को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये ऐसे रोटेट हुआ, हाँ, फिर ये भी ऐसे रोटेट हुआ, आपने बोला हाँ ठीक है। आ गई बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, आपने बोला ए ऑप्शन। कुछ बच्चों को ये ऐसे में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बच्चे कौन से हो सकते हैं भैया? दूसरे बच्चे वो हो सकते हैं जिन्हें ये ऐसे ना दिखे, कुछ और दिखे। कोई जरूरी नहीं है कि पैटर्न आपको ऐसे ही दिखे। रीजनिंग में गलत कुछ भी नहीं है, रीजनिंग में गलत कुछ भी नहीं है और सही भी कुछ नहीं है, ठीक है। समझो इसमें क्या करना है। अब मैं इसके बाद इसमें आ रहा हूं, तो मेरे को दिखा कि ये जो पहले वाला है ये एज इट इज रहा, मगर दूसरे वाले में चेंज हुआ।
ठीक है। फिर जब मैं यहां से यहां आया तो दोनों में चेंज हो गया, ये भी बदल गया, देखो नीचे की तरफ हो गया और ये ऊपर की तरफ चले गया। आपने बोला हाँ बात तो सही है, यहां से यहां तक आए तो केवल एक में चेंज हुआ, तीर में एक तीर, और उल्टा सीधा हो रहे, और यहां से जब यहां आया तो दोनों में चेंज हो जा रहा है। जो भी पोजीशन थी ऊपर की तरफ था तो नीचे की तरफ हो गया, नीचे की तरफ था तो ऊपर की तरफ हो जा रहा है। और ये बात समझ, ऐसे ही इसमें भी देखा पोजीशन चेंज हुई, तो पहले में केवल एक चेंज हुआ, जिस तरफ तीर का था, दूसरे में वो इस तरफ हो गया। हो रहा है? आपने बोला हाँ हो रहा है। फिर जो भी पोजीशन थी दोनों की वो चेंज हो गई। आपने बोला हाँ जी हो रहा है, बहुत सही, मजा आया। फिर इस वाले को जब देखोगे तो ये पहले वाला तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे ऐसे ही। आपने बोला बिल्कुल सर, क्या ही बात कर दी आपने। मगर जब हम दूसरे वाले को देखेंगे तो इसकी पोजीशन बदल करके ऐसे आ जाएगी। आपने बोला भाई, दोनों तरह से अगर हम देखें तो दोनों जगह से सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट में है दम, तो आप ऐसे में देखो, ऐसे में देखो, किसी भी डायरेक्शन में देखो, कहने का मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कई कभी कभी ऐसा होता है कि दो आंसर्स आ रहे होते हैं, तो दो आंसर्स आ रहे होते हैं तो उसमें आपने देखना है कि कौन सा ज्यादा सही है, अपना विवेक इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको हमारा ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपकी आत्मा कांपती है। उन टॉपिक को अगले सेशन में जरूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और करते रहिए। धन्यवाद।